हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ देखेंगे। इस ग्राफ पे जो एनसीईआरटी का बुक में कुछ क्वेश्चन है इस ग्राफ पे, तो उसी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो इजी था तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। मतलब दो फिगर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और ये इक्वेशन चूज करने के लिए कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ के लिए होगा और इस चारों में से कौन सा इक्वेशन इस दूसरे वाले ग्राफ के लिए होगा। सबसे पहले कुछ रिकॉल करते, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे जो भी ग्राफ प्रीवियस क्लास में हम देखें कि इससे जो भी ग्राफ आएगा इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑलवेज जीएचटी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। दूसरा हम क्या देखे थे कि बाई एक्स इक्वल टू के, मतलब के क्या है, के इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इसका भी ग्राफ, इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 0 इंटू बाई इक्वल टू के। तो इसका भी ग्राफ होगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका भी ग्राफ जो आएगा, ये पहला हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, इसका ग्राफ जो आएगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कुछ तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन पैरेलल होगा किसके, पैरेलल टू बाई एक्सिस के। जैसे बाई एक्सिस इसमें देखो ये है, तो बाई एक्सिस से ही डिस्टेंस हम बताए थे कि बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स का वैल्यू देता है। तो बाई एक्सिस के अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है तो ये सारा क्या देगा, एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ जो होगा बाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरा हम प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे कि बाई इक्वल टू के रहे, के हमेशा कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस बाई इक्वल टू के। इसका भी ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इसका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौथा हम क्या देखे थे कि y इक्वल टू के एक्स रहेगा, मतलब क्या, कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीपल रहेगा। तो इसका ग्राफ होगा हमेशा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अगर x का वैल्यू रखेंगे 0 तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि ओरिजिन पे पड़ेगा, x भी 0 और y भी 0, ओरिजिन 0 0। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड इसी से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला ग्राफ देखिए और फिगर देखिए। ये फिगर है 4.6, ये फिगर है 4.7। अब पहला इक्वेशन क्या दिया है, बाई इक्वल टू एक्स, तो बाई इक्वल टू एक्स। अब इस ग्राफ से वैल्यू क्या देख रहे हैं, बाई इक्वल टू एक्स, तो मतलब जितना वैल्यू एक्स का है उतना वैल्यू बाई का है। तो पहला में 0 0 दिया है, तो हम क्या बोले थे कि ओरिजिन से पास करने के लिए बाई इक्वल टू के एक्स होना चाहिए। तो अब ये देख रहे हैं कि के एक्स तो है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो अब जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिन से पास करे वो बाई इक्वल टू के एक्स ही दे। बाई इक्वल टू जो के एक्स होगा वो हमेशा, ये जरूरी है कि अगर कोई बाई इक्वल टू के एक्स का इक्वेशन है तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्राफ में अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये बाई इक्वल टू के एक्स का ही ग्राफ हो। अब इसको देखते हैं तो एक्स जैसे ओरिजिन से तो पास कर रहा है, लेकिन और भी अदर पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 1। दूसरा जो पॉइंट है y इक्वल टू एक्स, आना कितना चाहिए ग्राफ, दूसरा ग्राफ पहला था y इक्वल टू एक्स, तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इसमें तीन पॉइंट है, एक है -1 1, दूसरा है 0 0, तीसरा है 1 और -1। मतलब क्या कि y का वैल्यू x के दूसरा वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन अगर y का वैल्यू -1, अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे, x का वैल्यू -1, तो y का भी वैल्यू पहला इक्वेशन से क्या आ जाएगा,
-1 जो कि सही नहीं है। दूसरा इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से देखें तो -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस -1 0। मतलब तीनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इस ग्राफ को। ये तीनों वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जो ये इक्वेशन जो ये ग्राफ दिया है वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमको तो पता चल गया। अब हम तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं कि y इक्वल टू 2x है तीसरा। तो इसको भी हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन रियल में है कि नहीं। तो y इक्वल टू 2x है। तो पहला क्या है, y इक्वल टू अगर माइनस x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखो तो y इक्वल टू 2 इंटू -1 रख रहे हैं तो ये -2 आ जा रहा है। मतलब नॉट इक्वल टू 1 के है। पहला के ही एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब सारे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी ग्राफ का सॉल्यूशन सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ रहता है 2 वेरिएबल का, तो इस ग्राफ पे इस लाइन पे जो ग्राफ बना है जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये तीसरा वाला नहीं है इस ग्राफ का सॉल्यूशन। अब चौथा में देख रहे थे 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। तो चौथा क्या था, 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू -1 रखते हैं तो आता है कि नहीं। तो 2 प्लस 3y इक्वल टू एक वैल्यू रखेंगे दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आना चाहिए। जैसे -1 रखेंगे तो 1 आना चाहिए, 0 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आना चाहिए। 7 इंटू -1 तो 2 प्लस 3y इक्वल टू -7। अब 3y इक्वल टू देखो तो -7 -2 -9 y इक्वल टू -3। जो इस इक्वेशन से देखे तो नोट नोट इक्वल टू है -1 और 1 के। मतलब y का वैल्यू अगर x का वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए था। आ क्या रहा है -3। मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन सही है, जो दूसरा में x प्लस वाई इक्वल टू 0 माने थे वो जो इक्वेशन है इस ग्राफ का सही सॉल्यूशन देता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। दूसरा में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो है -1 और 3। दूसरा क्या है 0 2। तीसरा है 2 और 0। तो पहला था y इक्वल टू एक्स प्लस टू था। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x का वैल्यू -1 रखेंगे, y इक्वल टू -1 प्लस 2 आ क्या गया 1। आना क्या चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग -1 और 3। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, गलत हो गया। दूसरा में दूसरा ग्राफ क्या था, y इक्वल टू एक्स माइनस टू था। तो अब y इक्वल टू एक्स माइनस टू था तो y का वैल्यू फिर से -1। सारे पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। सारे पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। -1 -2 तो कितना आ गया -3। जब एक पॉइंट मिल रहा है तो इसको दूसरा के लिए भी चेक करेंगे। मतलब y इक्वल टू अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 -2। अब यहाँ पे कितना आ गया y इक्वल टू -2 आ गया। तो -2 आ गया तो आना कि क्या चाहिए, एक से तो आ रहा है -1 और -3 इक्वल हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा में कर रहे हैं तो जो नहीं इक्वल हो रहा है किसके, 0 और 2 के। यहाँ पे अगर 2 आता तो इस इक्वेशन अब देखो तो दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हो जाएगा। इसके लिए तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें देखो अगर एक नहीं हो गया तो मतलब पता पहले से ही पता चल गया कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरा नहीं हुआ तो भी पता चल गया। अगर दूसरा भी सॉल्यूशन आ जाता तो हम तीसरा चेक करते। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरा इक्वेशन भी है वो सॉल्यूशन नहीं है इस ग्राफ का। तीसरा क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2। तीसरा है y इक्वल टू -x प्लस 2। तो वैल्यू कितना है -1 और -3 और कितना था 0 और 2 था। तो दो से हम चेक करते हैं। y इक्वल टू x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस इंटू -1 प्लस 2। अब ये कितना आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 2। ये कितना आ गया 3। मतलब ये नोट इक्वल टू है -1 रखने पे क्या वैल्यू आना चाहिए -3। आ क्या रहा +3। मतलब नोट इक्वल टू है -1 और -3 के। तो ये इक्वेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कट कैंसिल हो गया। अब चौथा में देखते हैं। चौथा इक्वेशन क्या था, x प्लस 2 y इक्वल टू 6।
तो x प्लस टू बाई इक्वल टू 6 रखेंगे। अब इसमें भी 3 -1 और -3 3 पॉइंट है, -3 0 और 2। तो बाई x प्लस टू बाई, अब यहाँ पे रखो तो x का वैल्यू 1 रखो, -1 प्लस टू बाई इक्वल टू 6। तो 2 बाई इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1, मतलब बाई इक्वल टू, यहाँ पे लगता है कुछ गलती हो गया है, x प्लस टू बाई इक्वल टू -1। ये देखो हम गलती कर चुके हैं, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, माइनस प्लस थ्री था, 1 और प्लस थ्री था, अब इसको हम सब जगह प्लस थ्री करेंगे। यहाँ पे कितना था, प्लस थ्री था, -1 और थ्री था। तो ये देखो तो अब ये आ रहा है, -1 रखने पे वैल्यू क्या आ रहा है, थ्री आ जा रहा है। यहाँ पे माइनस लिख दिए थे साइन, इसीलिए उस टाइम पता नहीं चला था। ये थ्री अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही थ्री आ गया तो इसका मतलब इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, इसका हम इधर से और चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था, 0 2 था, तीसरा 2 0 था। तो बाई इक्वल टू 0 2 है, तो 0 2 चेक करते हैं, तो बाई इक्वल टू -0 प्लस टू, कितना वैल्यू आया, 2। तो ये इक्वल होगा 0 और 2 के। तो दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या था, 2 0, तो बाई इक्वल टू -2 प्लस टू, मतलब 0 आ गया। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 0 को, मतलब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो बाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब कि ये जो इक्वेशन होगा, बाई इक्वल टू -x प्लस टू, ये उस ग्राफ का, ये सेकेंड वाले ग्राफ का सॉल्यूशन है, मतलब ये सेकेंड वाले ग्राफ का इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे कितना भी रख रहे हैं, बाई इक्वल टू -1 रख रहे हैं, तो बाई इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 7/2, जो नॉट इक्वल टू है -1 और थ्री के। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। जो थर्ड इक्वेशन है वही इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। इस तरह से हम चेक कर लिए हैं। अब देखो हम क्या बोले थे कि बाई इक्वल टू के एक्स रहेगा तो ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो सारा लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ है, लेकिन सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब बाई इक्वल टू के एक्स होने के लिए ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए। देखो तो ये किसका इक्वेशन, ये था x प्लस वाई इक्वल टू, ये इसका सही आंसर था, ये इसका सही आंसर था। तो ये देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू के एक्स नहीं है ना। अगर इसको करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स। मतलब कि अगर माइनस में भी रहेगा वैल्यू और प्लस में भी रहेगा, ये इससे पता नहीं चल रहा है कि ये y इक्वल टू के एक्स है। इस इक्वेशन से जैसे ये तो पता चला y इक्वल टू 2x है, ये भी पता चल रहा है y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ के है, है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे इस इक्वेशन में भी जो यहाँ पे है y इक्वल टू -x आ जा रहा है, मतलब y इक्वल टू के एक्स, ये भी है कि जहाँ k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू -1 है। मतलब कि जो भी इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म का, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। इसलिए हमको ध्यान देना है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन अगर y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में भी नहीं भी है इक्वेशन, तो हम उस इक्वेशन को चेक करेंगे पहले कि वो इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वैसे नहीं पता चल रहा है तो इसमें दो तीन वैल्यू दिया गया है, तीनों वैल्यू को हम लोग चेक कर लेंगे। जहां पे तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन इस ग्राफ का रियल इक्वेशन होगा। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का और आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का चैप्टर 4.3 का। तो यहाँ पे देखो तो वर्क, सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ही हम मान रहे हैं। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कह रहा है क्या कि एक कोई भी बॉडी है उस पे क्या वर्क डन जो कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वर्क डन जो हो रहा है डब्ल्यू इक्वल टू हो रहा है, वर्क डन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो W इक्वल टू, अगर हम वर्क डन को, अगर वर्क डन इक्वल टू हम हमको क्या लिखना है, इसी को हमको करना है टू वेरिएबल का इक्वेशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वर्क डन हम मान लेते हैं, नेट वर्क डन को हम क्या मान लेते हैं? वर्क डन को हम बाई से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक्स से डिनोट करेंगे। एक्स से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक्स जो होगा मतलब बाई वर्क डन होगा, बाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स से। और इसमें कांस्टेंट क्या लग रहा है? फोर्स जो है कांस्टेंट लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स कितना है? जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट का लग रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट का लग रहा है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू 5x। यही क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि जैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल वेरी करेगा वैसे ही वर्क भी वेरी करेगा। अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है? इसी पे कह रहा है कि इसी पे आप एक ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। आगे क्वेश्चन देखे तो इसी पे कह रहा है कि एक ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। ड्रो द ग्राफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द वर्क डन, व्हेन द वर्क डन कितना हुआ, व्हेन द डिस्टेंस। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जो ग्राफ आता है वो सारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो दो ही वैल्यू लेंगे। अगर x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं या फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब इसका इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y का वैल्यू ज्यादा है तो हम y को ऊपर डिस्टेंस तक लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 10, मतलब ये 10 होगा यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका वैल्यू निगेटिव में भी कुछ ले लेते, जैसे एक्स का वैल्यू -1 लेते तो बाई का वैल्यू क्या आ जाता? -5 आ जाता, तो उससे भी बना सकते थे। 1 2 3 4, जैसे -1 -2 आ जाएगा। इसको निगेटिव ही करके हम बना लेते, इससे बहुत लॉन्ग जा रहा है ग्राफ। यहाँ हम क्या करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू -1 ले तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अब इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से -1। इधर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा -1 -2 -3। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। जहां तक है हम वहीं तक लेंगे, आगे का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। -5, यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब देखो तो x का वैल्यू क्या, दो ही पॉइंट लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 5, मतलब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है।
अगर x का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -5 आ रहा है। x का वैल्यू -1 कहाँ जाएगा, यहाँ। y का वैल्यू -5 यहाँ जाएगा। देखो अगर इसी में x का वैल्यू 0 ले लेते तो y का वैल्यू भी 0 आता। मतलब क्या, अगर दो तीन पॉइंट पता रहेगा तो ग्राफ आसानी से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। इसको स्केल से ये सही मिलेगा, अभी तो सही से नहीं मिल पा रहा है। ये क्या आएगा, ओरिजिन होते हुए यहाँ तक जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा y = 5x, आप ग्राफ पेपर पे सही से बनाइएगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेकर के, इक्वल मेजर करके, तो ये सही सॉल्यूशन देगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन का आगे क्या कर रहा था, ये तो ग्राफ बन गया। दूसरा क्वेश्चन का आगे कह रहा था कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ही पता करना है कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट 0 यूनिट। तो वर्क डन कितना होगा, देखो तो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब वर्क डन को, इसको हम क्या, हम एक्स एक्सिस माने हैं, और इसको वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या दे रहा था, वर्क डन दे रहा था, और एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी था। तो इसको देखो तो, यहाँ पे अगर 0 माने हैं, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि 2 यूनिट, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा, मतलब डिस्टेंस अगर 2 यूनिट होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, मतलब वर्क डन का वैल्यू कितना देगा, तो y = 5x। इस फॉर्मूला से तो निकाल सकते हैं, 5 × x का वैल्यू अगर 2 हो गया तो y = 10 यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ बनाते, ये सही से अगर ग्राफ पेपर पे रहता और सही से स्केलिंग किया रहता, तो अगर देखते कि 2 के सामने ये जो ग्राफ को अगर ऊपर बढ़ाते तो वो वैल्यू y का जो कहाँ कट करता, मतलब y का वैल्यू 10 पे करता। दूसरा में कह रहा है कि 0 यूनिट, तो 0 यूनिट तो यहाँ से पता ही चल गया है कि 0 यूनिट जो है, अगर x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0, मतलब y = 5 × 0, तो =0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the PM relief fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy this data. कह रहा है कि दो फ्रेंड है, यामिनी और फातिमा, दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹100। तो ₹100 कंट्रीब्यूट किया, तो जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल, हो सकता है दोनों इक्वल भी कंट्रीब्यूट करे, नहीं भी, इसी को तो हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मान लिए कि आमनी का जो कंट्रीब्यूशन था, आमनी कंट्रीब्यूशन x था, तो फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, फातिमा का कंट्रीब्यूशन को अगर बाई मान लेंगे तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, दोनों ने मिलकर ₹100 पीएम रिलीफ फंड में ऐड किया, तो x + y = 100 आ जाएगा। यही इक्वेशन आ जाएगा। आप देखो तो A2 वेरिएबल का इक्वेशन आया है। तो हम क्या बोले थे कि x, इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y 100, y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x 100। मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट पता चल जाएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर दो पॉइंट हमको पता चल जाएगा कि पहला पॉइंट कहाँ, दूसरा पॉइंट कहाँ, तो वहां से आसानी से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट, हम कम से कम दो पॉइंट निकालेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट निकालेंगे, अधिक से अधिक आप 3 4 जितना भी निकाल सकते हैं। तो अब ये देखो तो 100 आ गया, मतलब डाटा वैल्यू बहुत बड़ा है। तो हम 100 ग्राफ पेपर पे तो 100 लाइन होता नहीं है, तो हम एक को क्या मान लेंगे, 10 10 का मान लेंगे, 10 यूनिट का। दूसरा 20, तीसरा, मतलब जो एक लाइन छोटा वाला स्मॉल वाला लाइन होगा वो 1 रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक क्या कर रहे थे कि अगर दो लाइन के बीच में, दो बड़े वाले लाइन के बीच में 10 लाइन होता है, तो अभी तक क्या कर रहे थे, बड़ा वाला लाइन को 1 मान रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल 10 लाइन होता है उसको 1 काउंट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ क्या हम ले लेंगे, 10 10 10 का काउंट करके हम लोग ग्राफ पे नंबर्स ले लेंगे, और फिर इस तरह से देखेंगे तो 100 0 और 100, और 100 और 0, इसमें उल्टा लिखा गया है, 100 और 0। अब कहीं पे यहाँ पे मान ले जाए, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 100, और यहाँ पे x का वैल्यू मान लो 100 आ गया, तो y का वैल्यू 0। तो ये दोनों को मिलाते हुए, ये पॉइंट को सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये ऐसे नहीं ड्रॉ करने पे कर्व हो जा रहा है, स्केल से सही आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन देख लिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या करा कि इन कंट्री यूएसए भी ग्राफ ही है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ फारेनहाइट और सेल्सियस में। तो फारेनहाइट बराबर कितना दिया हुआ है, 9/5 सेल्सियस + 32।
अब देखो तो इससे कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, तो इससे ग्राफ बनाना है। तो सेल्सियस को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेल्सियस और फारेनहाइट। सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं ताकि आसानी हो। हम देखो तो अगर सेल्सियस को 0 रखेंगे, सेल्सियस अगर 0 रहेगा तो फारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32। उसी तरह से अगर फारेनहाइट को 0 रखेंगे तो सेल्सियस का भी कुछ मान आएगा। अगर सेल्सियस को हम 5 रखे, अगर सेल्सियस सेल्सियस 5 रखे, 5 क्यों रख रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 9 ये एक मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं आए, होल नंबर है। 9/5 इंटू 5 + 32। अब ये कितना आ गया, 39। मतलब सेल्सियस 5 है तो फारेनहाइट 39। अब ये दोनों डाटा का हम यूज करके क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे एक्स वाई हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स और वाई है। तो देखो बड़ा यूनिट रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, बड़ा यूनिट रहेगा तो 10-10 का यूनिट मान लेंगे, 10, 20, 30। इधर इधर भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40। हम देखो तो पहला क्या कर रहा था, एक्स 0 था तो फारेनहाइट कितना था, सेल्सियस को कह रहा है एक्स एक्सिस पे और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे। तो सेल्सियस अगर 0 था तो फारेनहाइट 32 था, मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू 32 था। तो 32, 30 से 40 के बीच में 10 लाइन होगा, तो दूसरा लाइन जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा, इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। ये जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये वैल्यू देगा 0 और 32 का। और दूसरा वैल्यू कितना है, 5। जैसे 1 से 10 के बीच में अगर इस तरह से ग्राफ रहता है ना, 1 2 3 4 5 बड़ा रहता है, फिर 6 7 8 9 10 वाला 10 हो जाता है। तो दूसरा वैल्यू क्या है, सेल्सियस का 5 है तो फारेनहाइट का 39। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, 49 से जस्ट एक नीचे आ जाएगा। और एक्स का वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे 0 एक्स का वैल्यू यहाँ था, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 39। अब ये दोनों को मिलाते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट मिलना चाहिए, तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ क्या देगा, सेल्सियस वर्सेस फारेनहाइट देगा। और इस ग्राफ पे जैसे यहाँ पे, यहाँ मान लिया जाए कि ये क्या है, अगर सही से मेजर करके बनाएंगे तो अगर यहाँ पे फारेनहाइट 10 है, तो ये जो नीचे का वैल्यू आएगा, यहाँ पे मान लिया जाए एक्स वैल्यू है, तो फारेनहाइट 10 के लिए सेल्सियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स। मतलब इसका हर एक पॉइंट पे, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट पे अगर फारेनहाइट का कुछ वैल्यू है और सेल्सियस का वहां पे कुछ वैल्यू है, तो वो दोनों वैल्यू को इस ग्राफ में रखेंगे 9/5c + 32 में, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30, इफ द टेम्परेचर इज, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू, अगर ये ग्राफ सही बनता, मतलब ग्राफ पेपर पे रहता, तो यहाँ पे जैसे देखो 30 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो कट करता, मतलब ये वाई एक्सिस को जहाँ कट करता वहां क्या वैल्यू आता, मतलब यहाँ से 30 से ग्राफ इधर बनाते, एक लाइन खींचते और इसको इस लाइन पे, इस ग्राफ पे, ये जो बाई एक्स बाई बाई फारेनहाइट सेल्सियस का ग्राफ है, इस ग्राफ को मान लीजिए यहाँ पे कट करता, तो जो ये वैल्यू आता बाई एक्सिस पे अगर मिलाते, तो जो बाई एक्सिस का वैल्यू आता वो फारेनहाइट का वैल्यू देता। अभी अभी नहीं मालूम है तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, फारेनहाइट बराबर 9/5, सेल्सियस कितना है 30 + 32, तो 54 + 32 आ जाता, मतलब कि 86 फारेनहाइट आ जाता है, 86 डिग्री फारेनहाइट। तीसरा में उसी तरह से कह रहा है 95 डिग्री फारेनहाइट है, मतलब एफ का 95 है, तो 9/5 इंटू सी + 32। अब इसको इधर ले जाएंगे
95 माइनस 32। अगर यहाँ पे रहता इस ग्राफ पे तो इस ग्राफ पे भी सही से मतलब इतना हमको बिना कैलकुलेट किए ही इस ग्राफ से पता चल जाता, लेकिन ग्राफ पे मालूम नहीं है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 9/5 इंटू सी, तो 5 में से 2 गया 363 इंटू 5/9। जो वैल्यू आएगा वही सेल्सियस का वैल्यू देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब टेम्परेचर कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है। चौथा में टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक फ़ारेनहाइट में वैल्यू 32 आ जाएगा। अब इसी में कह रहा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहेगा तो सेल्सियस कितना आएगा, तो 9/5 सी प्लस 32। अब ये 0 आ जाएगा, 5 इधर से माइनस 32 आ जाएगा, 32 इंटू 5/9 इक्वल टू सी आ जाएगा। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने पे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे जितना आएगा उतना सेल्सियस आ जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों सेम होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट को x है तो सेल्सियस को भी x मान लें, 9/5 x प्लस 32। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9x प्लस ये 160/5 आ जाएगा। अब इसको कितना करें, 5x इक्वल टू 9x प्लस 160। अब 9x 5x में से 9x गया माइनस 4x इक्वल टू 160, x इक्वल टू -40। देखो तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पे वैल्यू इक्वल होगा। इसमें यही पूछ रहा था कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट में भी सेम है सेल्सियस में भी सेम है, तो फ़ारेनहाइट का भी हम एक्स मान लिए और सेल्सियस का भी एक्स मान लिए, उससे जो वैल्यू निकला उसी टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग इसका टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। अगला का चैप्टर आगे का वीडियो में देखेंगे।